हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस में। आज हम आपके लिए अभ्रंश शैली का भाग 3 लेकर के आए हैं। जो इससे पहले कि हमने भाग 2 में आपको अभ्रंश शैली से संबंधित जो ताड़पत्री ग्रंथ जो थे उनके बारे में भाग 2 में उल्लेख किया था। कौन कौन से ग्रंथ हैं, सारी ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी, एक एक करके हमने बताया भी था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको नोट भी किया होगा। आज उसी के आगे जो है कागज़ वाले ग्रंथ चित्रित हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और एक एक करके हम समझते हैं इसमें कि कौन कौन से ग्रंथ कागज़ वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो समय चल रहा था वो ताड़पत्री चित्र ग्रंथ चल रहे थे। जैसा समय बीता उसके बाद जब समय कागज़ वाला यानी कागज़ की खोज कर ली गई, तब वहाँ पर कागज़ के ग्रंथों के ऊपर भी लिखावट या उल्लेख किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। लिखा गया है, हेडिंग लिखी हुई है कागज़ वाले ग्रंथ चित्र, ठीक है। और इसमें उसके आगे लिखा भी है भारत में कागज़ की खोज 14वीं शती, ठीक है, जिसका समय है 1370 से 1380 मानी जाती है, ठीक है। तो ये कागज़ वाले ग्रंथ जो हैं इसकी खोज हुई थी भारत में, यानी कागज़ की खोज ही हुई थी 14वीं शती में, यानी 1370 या 80 ईस्वी में। इससे कि पहले कागज़ कभी भी यूज नहीं किया गया था, ठीक है। इससे पहले जो भी आपका धरातल यूज किया गया, पत्थर का या तो आपका कपड़े का या ताड़पत्र का, ठीक है, या लिपटुआ का या हाथी दांत का इत्यादि धरातल का यूज किया गया। लेकिन 1370-80 से पहले कभी भी कागज़ का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो आइए नंबर 1 पॉइंट पे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो नंबर 1 पॉइंट लिखा गया है कागज़ पर प्रथम प्रमाणित कृति 1370 की कल्पसूत्र है, जिससे हमने इससे पहले ताड़ जो पत्र बता रहे थे तो उसमें भी कल्पसूत्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसमें भी वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इसमें लिखा है उसके आगे, लेकिन बहुत से विद्वान 1126, ठीक है, धवन्या लोक के कागज़ पर चित्रित ग्रंथ मानते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट समझने के लिए है, आप लोग समझ लीजिए। पहला पॉइंट में लिखा है कागज़ पर प्रथम प्रमाणित कृत 1370 की कल्पसूत्र है। इसको तो माना भी जा सकता है क्योंकि 1370 भी कागज़ की खोज हुई थी 14वीं शती में, 1370 समय भी बताया गया है। तो ये तो मान लीजिए पूर्णतया कागज़ पे चित्रण की गई है। लेकिन बहुत से विद्वान 1126 की धवन्या लोक एक ग्रंथ है, ठीक, उसको कागज़ पर चित्रित ग्रंथ मानते हैं। होता क्या है, देखिए, अब यहाँ पर व्याख्या अगर हम करते हैं समय की, ठीक, तो वो नहीं हो सकती है धवन्या लोक पूर्णतः कागज़ पर। इसीलिए कहा गया कागज़ की व्याख्या करने के अगर पश्चात देखते हैं तो धवन्या लोक जो है ग्रंथ, वो कागज़ ग्रंथ पूर्णतः दर्ज नहीं दे सकते। ना तो दर्जा हम दे सकते हैं, ना इसको हम दर्ज कर सकते हैं, ना तो इसको मान सकते हैं, ठीक। कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि कागज़ पर भी चित्रित का ग्रंथ हुआ है। 2 पॉइंट हो गए। अब हम आगे देखते हैं कागज़ वाले अन्य ग्रंथ जो कौन से थे। कागज़ वाले अन्य ग्रंथ जो थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा है सुपस्नाचर्यम, ठीक है। ये जो आपका ग्रंथ है सुपस्नाचर्यम, ठीक, ये 1423 ईस्वी में लक्ष्मण बड़िक द्वारा लिखा गया है, जो पाटन गुजरात, ठीक। और यह जो ग्रंथ था मेवाड़ के महाराजा मोकल राय के काल में, ठीक, 1421 या 1435 या 33, कहीं के 33 आता है, कहीं 35 आ जाता है, ठीक है, जो दिलवाड़ा राजस्थान में चित्रित हुई थी, ठीक, सुपस्नाचर्यम। दूसरा हमारा है लौर चंदा, तीसरा हमारा है ज्ञानाड़व, चौथा हमारा है बसंत विलास, पांचवा हमारा है पांडव चरित्र, और छठा हमारा जो है इसका अन्य कागज वाला ग्रंथ जो है वो बाल गोपाल स्तुति, ठीक है। जो इसमें अन्य ग्रंथ मिले हैं, जैसे कि कागज का सबसे पहले कल्पसूत्र तो माना ही जाता है, लेकिन इसके बाद जो अन्य ग्रंथ लिखे गए कागजों पे अभ्रंश शैली के यानी कि अभ्रंश शैली के अंतर्गत वो ग्रंथ इतने आपके मिले हुए हैं कागज पे, ठीक है। इससे पहले कि ताड़पत्र पर कितने ग्रंथ मिले तो वो हमने चर्चा कर दी है, उल्लेख भी कर दिया था, तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा। आइए नोट में हम देखते हैं, नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। नोट में लिखा है लौर चंदा मुल्ला दाऊद की रचनाएं, अभी हमने बताया था लौर चंदा, ऊपर 2 नंबर पे लिखा हुआ है। लौर चंदा मुल्ला दाऊद की रचना है जो कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1370 में लिखी गई थी, ठीक है। ये हमने पॉइंट इसलिए नोट कर दिया है कि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ जो पूछे जाते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है।
तो लौर चंदा जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, या फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1370 में लिखी गई थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, इसी के आगे लिखे हुए हैं कागज जो ग्रंथ है, कागज वाले ग्रंथों की विशेषताएं, हेडिंग पड़ी हुई है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कागज वाले ग्रंथों की विशेषताएं। तो नंबर 1 पे विशेषता इसकी है कि नीले, स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग खुलकर होने लगा था। होता क्या था कि पहले जो नीले, स्वर्ण और रजत रंग होते थे वो ताड़पत्र पर इतने खिले नहीं, तो इतना लगाने से भी वो खिलते नहीं थे। कागज जो था उस पर लगाने से रंग जो है खिलने लगते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चटक दिखते थे। ठीक, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है वस्तु एवं वृक्षों आदि के अंकन में अधिक सफाई आ गई थी। जो भी चीज़ें कागज पे बनाओगे, या तो भूमि पे अगर कोई धरातल, कागज को छोड़ करके अन्य धरातल पर अगर आप बना रहे हैं तो उस पर इतनी सफाई नहीं दिखेगी जितनी कि कागज पे दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए वस्तु एवं वृक्षों आदि के अंकन में अधिक सफाई आ गई थी। ये नंबर 2 पॉइंट है। अगला हम देखते हैं नंबर 3 का पॉइंट जो इसमें लिखा गया है। नंबर 3 पे पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, अधिकांश चित्रों में आंखों को चेहरे की सीमा रेखा में दिखाया गया है। जो ज़्यादातर चेहरे बनाए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंखें हैं वो चेहरे की सीमा रेखा में ही दिखाया गया, ना कि उसके बाहर किया गया है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं आपके कागज वाले ग्रंथों की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक, अब हम देखते हैं अभ्रंश शैली की शैलीगत विशेषताएं। अभी तक तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कागज वाले ग्रंथों में कैसी विशेषताएं, कौन से कागज वाले ग्रंथ हैं। अब हम देखते हैं अभ्रंश शैली की शैलीगत विशेषताएं। संपूर्ण अभ्रंश शैली की बात कर रहे हैं, ना कि कागज वाले की। इसमें ताड़पत्री भी ग्रंथ जुड़े हुए हैं और कागज वाले भी जुड़े हैं। तो संपूर्ण अभ्रंश शैली की जो शैलीगत विशेषताएं हैं उसके बारे में क्या चर्चा है वो हम आपको बताते हैं, क्या उल्लेख मिला है। तो देखते हैं, लिखा है इसके आगे अभ्रंश शैली की शैलीगत विशेषताएं। उसी के आगे एक पॉइंट नोट किया गया इसमें है, मोती चंद ने अपनी पुस्तक कला निधि में, ठीक है, मोती चंद ने अपनी पुस्तक कला निधि में 12 विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, किसने बताई है? मोती चंद ने अपनी पुस्तक कला निधि में, ठीक है, अभ्रंश शैली की 12 विशेषताएं बताई हैं, जो आपको इस प्रकार मिलेंगी, जो एक एक करके 1 2 3 करके आपका सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम आपको बताते चलते हैं, नोट करते चलिए। नंबर 1 पे लिखा गया है खाली जगह में निकली आंख। ठीक, ये पहली विशेषता है शैलीगत इसकी। दूसरी विशेषता है परवल के आकार की आंख है। ठीक, तीसरी विशेषता इसमें दी गई है नुकीली नाक है। ठीक, चौथी विशेषता इसकी है दोहरी ठुड्डी बनाई गई है। पांचवी विशेषता है मुड़े हुए हाथ, ऐंठी हुई उंगलियां बनाई गई हैं। ठीक है, उसके आगे हम छठे नंबर पर देखेंगे तो लिखा गया है अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ सीना बनाया गया है। ठीक है, ये 6 नंबर पे दिखा गया। 7वें नंबर पे लिखा गया खिलौने जैसे पशु पक्षी, जैसे आज के छोटे बच्चे बना देते उस तरीके से खिलौने जैसे पशु पक्षी बनाए गए। नंबर 8 पे कमजोर लिखाई। ठीक है, नंबर 9 पे धरातल पर अनेक दृश्यों का अंकन। धरातल मतलब किसी भी पृष्ठभूमि पर अनेक दृश्यों का अंकन कर देना, ये वहाँ की एक मुख्य शैलीगत विशेषता थी। 10 पर लिखा गया है, 10 नंबर पे है प्राकृतिक दृश्यों की कमी। कहीं पर भी ज़्यादातर आपको जो भी प्राकृतिक दृश्य मिलते हैं, नेचुरल जो भी है, नेचर के जो लैंडस्केप वगैरह जो दिखाते हैं नेचर में, उस दृश्यों की कमी पाई गई यहाँ पे। 11 नंबर पे लिखा हुआ है 15वीं सदी के अंतिम चरण से लेकर के, ठीक है, 15वीं सदी के अंतिम चरण से लेकर 16वीं सदी तक हाथियों का अलंकरण। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए पॉइंट। 15वीं सदी के अंतिम चरण से लेकर के 16वीं सदी तक हाथियों का अलंकरण, मतलब पूरे 1 सदी के बीच में यहाँ पर जो हुआ है वो ज़्यादातर हाथियों का अलंकरण पाया गया है। ठीक है, 12 नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा गया है चटक रंगों का प्रयोग। तो ये 12 विशेषताएं जो है मोती चंद ने अपनी कला निधि की पुस्तक में उल्लेख किया है, जो हमने आपको एक एक करके बता दी। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो जो आगे का अब आपका है वो बहुत ही लिखा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, तो महत्वपूर्ण है भी, इसी से ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न बन करके आते हैं। इससे पहले जो हमने बताया वहाँ से भी आते हैं, पढ़ना सब कुछ है,
लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए गए हैं, जहाँ से उठाए गए हैं या आए हैं, उनके बारे में चर्चा तो ज़रूर ही करेंगे। उसके बारे में हमने ऊपर लिख भी दिया है, महत्वपूर्ण तथ्य, यानी एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा, दोबारा इसको फिर सुन लीजिएगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कहीं ना कहीं। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। पहले पॉइंट पे लिखा गया है, अभ्रंश शैली में जैन धर्म ग्रंथों का चित्रण हुआ है। हमने शुरुआत में बताया था कि जब संपूर्ण अभ्रंश शैली है, इसमें जैन धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, तो इसमें जैन धर्म ग्रंथों का चित्रण हुआ है। तो इस जाहिर होता है कि अभ्रंश शैली पूर्णतः जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए पहला पॉइंट लिखा गया है कि अभ्रंश शैली में जैन धर्म ग्रंथों का चित्रण हुआ है। नंबर 2 पे लिखा गया है, बसंत विलास बालचंद सूरी की रचना है। अभी हमने इससे पहले उल्लेख किया था, ठीक, यहाँ पर भी हमने उल्लेख कर दिया, बसंत विलास बालचंद सूरी की रचना है। ये भी पूछा गया है, इसलिए इसको नोट कर दिया है। नंबर 3 पे लिखा है पॉइंट, जैन धर्म की दोनों शाखाओं के ग्रंथों पर चित्रण हुआ है। यहाँ पर ये भी एक पॉइंट आपके लिए मेन है, इसको समझ लिए समझा देते हैं। जैन धर्म के दोनों शाखाओं के ग्रंथों पर चित्रण हुआ है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान, उसी तरीके से जैन धर्म में भी 2 शाखाएं हैं, एक तो आपका श्वेतांबर और एक आपका दिगंबर। तो ज़्यादातर जो चित्रण कार्य हुआ है वो श्वेतांबर शाखा में ही हुआ है, ठीक है। दिगंबर शाखा में इतना चित्रण नहीं किया गया है, लेकिन किया दोनों में गया है, लेकिन सर्वाधिक जो है आपका वो श्वेतांबर शाखा में किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, चौथे नंबर पे लिखा गया है, अभ्रंश शैली के अनेक चित्र पाटन गुजरात, खंभात गुजरात तथा बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित हैं। ज़्यादातर जो अभ्रंश शैली के चित्र बनाए गए हैं, ठीक, जो कलाकारों के द्वारा चित्र बने हुए हैं, जो वहाँ पे इकट्ठे जो चित्र मिले हुए हैं, उनको 3 ही संग्रहालय में ज़्यादातर संग्रहित करके रखा गया है। जो आपका पहला है पाटन गुजरात, दूसरा है खंभात गुजरात और तीसरा आपका बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में पड़ता है। वहाँ पर ये चित्र अभ्रंश शैली के संग्रहित करके रखे गए, ठीक। अगला 5वें नंबर पे पॉइंट लिखा गया है, बड़ौदा के जैन धर्म ग्रंथ में 16 देवियों तथा यक्षों के चित्र संग्रहित हैं। बड़ौदा के जैन धर्म ग्रंथ में 16 देवियों तथा यक्षों के चित्र संग्रहित हैं। अगला है 6ठे नंबर पे लिखा है, चौर पंचाशिका में विल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला वर्णन है, ठीक है। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे कि जो चौर पंचाशिका एक ग्रंथ है, उसमें विल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला वर्णन किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं 7वें पॉइंट पे क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, बंगाल के नीलमणि दास, दूसरे कलाकार रामदास, बलराम दास, फिर अगले हैं गोपाल दास, ठीक। इस चित्रण विधा मध्यकालीन चित्रण, मतलब संपूर्ण मध्यकालीन जो चित्रण थी, उत्तर मध्यकाल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल मध्यकाल का वर्णन इसलिए किया है कि कहीं ना कहीं ये पूर्व मध्यकाल में किसी न किसी ने चित्रण कार्य किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मध्यकालीन चित्रण का उल्लेख किया गया है, ना कि उत्तर और पूर्व लगाया गया है, मध्य लिख दिया गया है कि जो बंगाल के नीलमणि दास, रामदास, बलराम दास, गोपाल दास इत्यादि जो कलाकार थे, इस चित्रण विधा मध्यकालीन चित्रण में अधिक पारंगत थे, ठीक है, कि बंगाल के थे, ठीक। अब अगला 8वां पॉइंट हम देखते हैं क्या है। लिखा गया है, अभ्रंश शैली में सभी चेहरे सवा चश्म बनाए गए हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चश्म जो हम आपको अगली क्लास में जब देंगे तो चश्म समझा देंगे कि चश्म किसे कहते हैं। सवा चश्म सभी लोग जानते हो, थोड़ी सी आँख दिखनी चाहिए हल्की सी, और हल्की सी ठुड्डी, हल्की सी दूसरी ओंठ, ठीक है। ये आपका जो है अभ्रंश शैली में सभी जो चेहरे हैं आपके सवा चश्म में बनाए गए हैं। अगला 9 पॉइंट पे लिखा गया है, चित्रांकन बहुत शीघ्रता से किया गया है। जो भी यहाँ पे चित्र किए गए, यानी चित्रों में जो भी बनाए गए हैं, रंग भरे गए, वो बहुत ही शीघ्रता से कार्य हुआ है, बहुत ही जल्दी जल्दी में कार्य करके संपूर्ण किया गया है। 10 नंबर पे पॉइंट लिखा गया है, रेखाएं लगभग बराबर मोटाई की हैं। जितनी भी रेखाएं चित्रों में बनाई गई हैं वो लगभग सभी के सभी जो हैं एक ही मोटाई की बनी हुई है। ना हाथों की, ना पैरों की, ना आँखों की, कहीं भी अंतर नहीं है, सब एक ही जैसे कि जो भी रेखाएं हैं वो एक ही बराबर समांतर में
बनाई गई हैं, बराबर मोटाई में बनाई गई। ठीक है, तो ये जो आपकी थी महत्वपूर्ण तथ्य में थे आपके जितने भी थे, ये आपका जैन धर्म। ठीक, तो सॉरी, इस जैन धर्म के अंतर्गत यानी कि अभ्रंश शैली, संपूर्ण अभ्रंश शैली के बारे में हमने चर्चा कर दी तीनों भागों में। अब किसी को अगर किसी भी चीज़ में कहीं भी डाउट हो, कहीं भी कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उसका अगली क्लास में ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है, और लोगों को जुड़वाइए, जिससे कि अब मई में पेपर आपका होना ही होना है, हर हाल में होना है, तो लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आर्थिक स्थितियों से कमज़ोर हैं, जिनको आपको हम घर बैठे ही सारी चीज़ें हम उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो उनको ज़रूर शेयर करिए, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, अब आने वाली क्लास तक के लिए, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।